बहुत ही इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे आपको आज यहाँ पे मधु की अज़मत दी। मैं खुद बंद किया, मेरा ख्याल है आवाज़ ठीक है, ज़रूरत नहीं है, गूंज रही थी। आज बहुत ही एक अनहोनी हुई। मैं एक नाक़िस सा कानून का तालिब इल्म भी हूँ और डिग्री भी लॉ की है। कुछ अपने तालिब इल्मी के ज़माने के अयाम जो हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एजिटेशन में भी गुजारे हैं। वकला तहरीक में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस मुल्क में अच्छे बुरे कानून बनते भी देखे हैं, टूटते भी देखे हैं और हर हवाले से रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा एक जद्दोजहद भी की है। आज जो मनाजिर देखने में आए वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। हर मुकदमे का ना एक तरीक़ेकार होता है कि उसने किस कोर्ट में शुरू होना है, किस कोर्ट में इख्तिताम पजीर होना है और एक तरतीब है, तरतीब बनी हुई है कि लोअर कोर्ट्स जो हैं उनको ट्रायल कोर्ट इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे ट्रायल्स चलते हैं मुकदमात के। और उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर है, हायरार्की है कि जब कोई भी मुकदमा या कोई भी ऐसा मुल्ज़िम जो किसी मुकदमे से मुतमईन ना हो, उसके पास ऑप्शन होता है अपील का। अपील का ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हैं, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और दर्जा बदर्जा जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी मुकदमे की सुनवाई करा सकें, अपनी अपील जो है वो दायर कर सकें। अगर आपकी हक तलफी हुई है और आप समझते हैं कि आपकी दादरसी होनी चाहिए तो फिर आप कोई भी अपना ग्रीवेंस जेन्युइन कोर्ट के सामने रख सकें। अब तरतीब भी मौजूद है, प्रोसीजर भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद हैं, मगर ये तरतीब कुछ लोगों के फ़ायदे में इसको उल्टा दिया जाता है और कुछ लोगों के नुकसान में उल्टा दिया जाता है। पनामा का केस आपने देखा कि पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का बाकायदा सुपरवाइजरी बेंच बना। उनका काम था केस की निगरानी करना और केस को आगे चलाना और ट्रायल कोर्ट की निगरानी ख़ुसूसी तौर पे करना कि ट्रायल कोर्ट जो है वो मुकदमे को कैसे आगे चला रहा है, किस पेस पे चला रहा है। और जब ऐसा होता है तो फिर ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज भी हुआ जाता है। और पनामा के केस में ट्रायल कोर्ट पे जो असरअंदाज हुआ जा रहा था वो मुल्ज़िम के नुकसान में हुआ जा रहा था। यानी आला अदालतें मुल्ज़िम के नुकसान में ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज हो रही थी। और वो सब ने देखा कि किस तरीके से सुपरवाइजरी जजेस ने अपना किरदार अदा किया और पनामा के पूरे केस को ना सिर्फ सुपरवाइज किया बल्कि आखिर तक उसकी पैरवी करते रहे। और कुछ मुल्ज़िमान होते हैं जिनको लाडलेपन का दर्जा हासिल है और वो लाडले माने भी जाते हैं, जाने भी जाते हैं और उनके लिए ना आइन देखा जाता है, ना कानून देखा जाता है, ना दस्तूर देखा जाता है, ना रिवायात देखी जाती हैं। और हर कानून, हर दस्तूर, हर आइन को उनके फ़ायदे में इस्तेमाल करने के लिए तदबीरें बनाई जाती हैं और ये बार बार साबित किया जाता है कि ये कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक है, कोई लाडला है जिसको कोई ना कोई फ़ायदा देना मकसूद है। तोशा खाना का जो मुकदमा है बुनियादी तौर पे
वो बड़ा क्लियर कट एक चोरी का मुकदमा है जिसमें ना सिर्फ नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए, शहादतें आ गईं और ये बात साबित हो गई कि ना सिर्फ चोरी की गई है बल्कि जो असासे के तौर पे ज़ाहिर करना होता है कोई भी आपने चीज़ ली हो उसको, वो कहीं पे उसको ज़ाहिर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स दाखिल होती हैं वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो ख़रीदो फ़रोख्त जारी रही, यानी तहाइफ हासिल करके उनकी फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम, उसकी भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जो ओरिजिनल कंप्लेंट के अंदर जब डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया तो ये बात सामने रखी गई कि जो फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम थी उसको भी कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया और उसको भी छुपाया गया है। तो इंसान छुपाता उस चीज़ को है जिसमें कोई बात गलत हो, जिसमें कोई ना कोई अमल गैर कानूनी हो, जहाँ पे इंसान ने दावे तो रियासत मदीना के किए हों, मुस्लिम उम्मा के कॉज़ के दावे किए हों, मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का एक शख्स दावेदार हो और फिर हकीकत ये निकले कि तहाइफ जो दोस्त ममालिक की तरफ से आए उनको बेच दिया जाए, उनको डिक्लेयर ना किया जाए और एक ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बाकायदा एक व्यापार शुरू कर दिया जाए। तो ये बहुत कम होता है कि इस तरह तोशाखाना के तहत बहुत सारे हुक्मरान लेते हैं, उसके रूल्स बने हुए हैं। यादगार के तौर पे कोई भी दोस्त ममालिक का सरबरा आया है, उसने कोई तोहफ़ा दिया तो लोग ये समझते हैं कि यादगार के तौर पे, सूवेनियर के तौर पे, मोमेंटो के तौर पे किसी चीज़ को रिटेन कर लिया जाए, रख लिया जाए। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये डिबेट नहीं है कि किसने कितने तहाइफ लिए कितने नहीं लिए। डिबेट ये है कि एक शख्स ने तहाइफ को अंडर वैल्यू करके ब्लैक मार्केट में बेचा और ब्लैक मार्केट में बेचने के साथ साथ जो रकम हासिल की वो ना सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाए बल्कि अपने अहले खाना के ज़ाती इस्तेमाल में वो आई और जो करोड़ों रुपए हासिल किए गए थे वो खा लिए गए। तोशाखाना का तोहफ़ा इसलिए नहीं मिलता कि उसको बेचा जाए, ये नायाब चीज़ें होती। कई चीज़ें ऐसी हैं ना जिनकी आप कीमत नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नायाब होती हैं। खाना काबा के मॉडल की डायल वाली जो घड़ी थी वो नायाब घड़ी थी, वो दुनिया में एक ही पीस था और वो उस पर उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। एक तो देने वाला एक दोस्त मुल्क का सरबराह है, वली अहद है, दूसरा वो चीज़ मेड टू ऑर्डर है, कस्टम मेड कहते हैं इसको, या मेड टू ऑर्डर कहते हैं कि ये स्पेशली कुछ अशखास के लिए बनाई जाती है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई शख्स इसको ख़रीदना चाहेगा तो ख़रीद नहीं सकते क्योंकि उसकी मालियत कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो तमाम तहाइफ लिए गए ये इस मकसद से नहीं लिए गए थे कि इनको घर पे डिस्प्ले किया जाएगा, इनको बतौर सूवेनियर रिटेन किया जाएगा, बतौर यादगार रिटेन किया जाएगा, बल्कि ख़रीदो फ़रोख्त का एक बाज़ार जो था वो गर्म किया गया और बाकायदा एक व्यापार जिस तरह होता है, गिव एंड टेक होता है, ये तमाम तहाइफ उसी तरह ब्लैक मार्केट में बिके और ब्लैक मार्केट में बिकने के साथ साथ इनको डिक्लेयर नहीं किया गया। जब इनको डिक्लेयर नहीं किया गया तो इनसे हासिल होने वाली रकम भी जो है वो भी डिक्लेयर्ड नहीं थी। अब आज ऑनरेबल मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीख रकम की है जिनके लिए उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। किसी फौजदारी मुकदमे में पाकिस्तान की तारीख चेक कर लें, किसी फौजदारी मुकदमे में जब हाई कोर्ट के लेवल पे अपील पेंडिंग हो, सज़ा मुअत्तली का फैसला पेंडिंग हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को नहीं सुना करता। एक तरतीब है कि हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख का वाहिद केस है
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज केस के मेरिट्स डिस्कस किए, ये पता होते हुए कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग चल रही है, सजा मुअत्तली की दरखास्त जो है वो पेंडिंग है, जो इनडिसेंट हेस्ट या उजरत है वो जज हुमायूं दिलावर ने नहीं की, वो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक इनडिसेंट हेस्ट में नजर आए, अनड्यू हेस्ट में नजर आए। क्यों? और मैं ये बात मेरिट पे करता हूं, मेरा दिल दुखी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। यानी आपको अगर इतना लगाव है इमरान खान साहब से और आप समझते हैं, आज आपने गुस्से में वकील को कहा कि क्यों ना उनको रिलीज, वो नजर आ रहे हैं कहीं, यानी आपको ये भी तवक्को थी कि शायद नजर ही आ जाए कोर्ट रूम के अंदर, दोबारा मौका मिल जाए गुड टू सी यू कहने का। लास्ट टाइम जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील से छुड़वाया और इस दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तो आपने हाथ बांध दिए ना। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल अपील सुननी है, आपने जो आज किया है केस के साथ, उसके एक एक मेरिट को डिस्कस करके, उसकी फाउंडेशंस को शेक करके, कौन जूनियर जज ये हिम्मत या हौसला करेगा कि वो आपके जो आज आला इरशादात थे उनकी खिलाफ वर्जी की जुर्रत करे? कौन जूनियर जज ये जसारत करेगा कि आपके फरमुदात की खिलाफ वर्जी का ख्याल भी अपने जहन में लाए? और ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि ये नहीं देखा कि जज हुमायूं दिलावर अकेला नहीं है, इसमें एक जज जफर इकबाल भी था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मत भूलिए कि ये मुकदमा तोशा खाना का 11 माह चला है, 11 माह। ये उजलत में फैसला नहीं हुआ। मुझे कोई और मुल्जिम बता दें जिसकी 40 से ऊपर हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर की गई हों, कोई और मुल्जिम बता दें जिसका मुकदमा जिसमें 2 या 4 गवाह हैं वो 11